एक्सेलरेशन तक हमने कर लिया था, वेलोसिटी में स्टार्ट करें। ओके, देखो जो कर तो हम काम बेसिकली प्रोजेक्शन के लिए रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो भी फॉर्मूला ड्राइव होगा वेलोसिटी के लिए, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए नहीं होगा, बल्कि हर वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, उस पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ थोड़ा वो चेंज आएगा फॉर्मूले का, वो हम साथ साथ समझ लेंगे, कर लेंगे। तो फिलहाल आप देखें, जैसे पेज नंबर 175 पर हमने ये काम करना है। तो पिछले कंडीशन की तरह ही है हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है जिसको आपने एक्स और वाई कह दिया, और एक इसका ओरिजिन आ गया, और इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि फिलहाल इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि ये खास स्पीड से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मूव करता हुआ कहीं यहाँ पहुँच गया, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें पता है, जो प्रोजेक्शन है वो भी हमें पता है। यानी सारे केसेस तो वैसे ही जैसे भी हमने एक्सेलरेशन में देखे थे कि मीन पोजीशन से लेकर पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होगा, या सेंटर ऑफ द सर्कल से ओरिजिन से लेकर पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होगा, वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहें तो उसको एक्स नॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को भी शो कर रहा है, प्रोजेक्शन का एम्पलीट्यूड भी है। और अगर आप पार्टिकल पी से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो प्रोजेक्शन क्यू से रिप्रेजेंट की जाएगी, जो कि ओरिजिन से या मीन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स पर मौजूद है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ तक काम हमने करा पहले जैसे। फर्क ये है कि पहले क्योंकि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, तो हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करते। लेकिन अब हमें क्योंकि वेलोसिटी भी काम करना है, तो अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी ड्रॉ करें। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पे या कर्व पाथ पे मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है। इस तरह टेंजेंट का मतलब है कि रेडियस और इस स्पीड के दरमियान जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, सिर्फ इस सर्कल के एक पॉइंट को टच करके भी जाओ। अब मसला फिर वही है कि प्रोजेक्शन तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो, लेकिन जो वेलोसिटी है ये ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर हमें इस वेलोसिटी को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से दो कंपोनेंट बना लिए, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ये कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू एक्स है उसको आपने कह दिया वी एक्स, ये कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू वाई है उसको आपने कह दिया वी वाई। यहाँ तक हमें क्लियर, डायग्राम क्लियर है? सर ये वी है किस एक्सिस पे? क्या दोबारा बताओ? वी है किस एक्सिस पे बेसिकली सर? ये किसी एक्सिस पर नहीं है, वी प्लेन पर है, एक्स और वाई प्लेन पर है। एक्सिस का मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या फिर आउट ऑफ द बोर्ड हो। तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल है, ना ये वर्टिकल है, ना ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये प्लेन पर है, ये एक्सिस पर नहीं है, ये प्लेन पर है, टू डायमेंशनल ड्रॉ हुआ है। ठीक है सर। ओके, अब देखो जिस तरह यहाँ पर ही आपको एंगल दिख रहा है थीटा, अगर मैं सिमेट्री को फॉलो करूँ तो क्या यही एंगल यहाँ पर ही बन रहा है? दोनों जगह सेम एंगल है, थीटा थीटा। और अगर आप टोटल एंगल की बात करते हो तो आप देखो ये जो रेडियस है, इस रेडियस और स्पीड के दरमियान जो एंगल था 90 डिग्री था। अब मैंने जब वी एक्स ड्रॉ किया तो मैंने उस 90 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद एक एंगल थीटा बन रहा है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। यस, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ना बुक में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, बुक में उन्होंने डायरेक्ट साइन थीटा लिख दिया, दो तीन स्टेप्स वहाँ पे मिसिंग है। चाहो तो वहाँ बुक में लिख लो या चाहो तो डायग्राम देख लो, यहाँ से कॉपी करना यहाँ पे कर लेना। तो अगर ये आपके पास रेडियस है ओपी और ये आपके पास वेलोसिटी है, तो रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान जो टोटल एंगल था वो था 90 डिग्री। अब अगर मैंने यहाँ से इसका एक्स कंपोनेंट बनाकर इस 90 को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा खुद ब खुद 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ये काम बहुत आसान है, जिनकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है इसको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। ओके, लेकिन फिर भी किसी ने पूछना तो पूछ लो। तो अब अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो मैं थीटा से नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं 90 माइनस थीटा से ड्रॉ करूंगा। तो अगर मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ड्रॉ किए तो उससे पहले हम चलो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमें पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर है। और अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ तो आप देखें इसका एक कंपोनेंट बनेगा, यानी वी एक्स जो है ये बनेगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस एंगल पर रिजॉल्व किया आपने, ठीक है ना, इस एंगल की रिस्पेक्ट से ये बेस है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर जब हम वो अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो हमारा आंसर सिर्फ साइन थीटा आता है।
यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये पूरे का पूरा cos 90 माइनस थीटा खत्म हो जाएगा और उसकी जगह सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। तो आपकी बुक में ना डायरेक्ट ये वाली बात लिखी हुई है कि वी एक्स इज इक्वल वी साइन थीटा। तो उसको अगर हम ऐड एक लाइन बची वाली ऐड कर लेना उसको। ओके, फिर अगर मैं वाई कॉम्पोनेंट में लिखना चाहूँ तो लिख लेता हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू वी साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन कि हमारे काम का नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करें, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वाली बात है कि प्रोजेक्शन क्योंकि एक्स एक्सिस पर थी तो हमने सिर्फ एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट लिया। प्रोजेक्शन क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पर है तो मैं वेलोसिटी का भी सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ही कंसिडर करूंगा, यानी वी साइन थीटा। तो हमने कहा कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल सर प्रोजेक्ट, बुक में वी वाई साइन थीटा है। दोबारा बोले। बुक में वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा है। सर एक्स पे कॉस नहीं होगा? नहीं, वो वी वाई नहीं लिखा हुआ, वो वी आर लिखा हुआ है। हेलो, सही है सर। ठीक है। वो वी वाई नहीं है, वो वी आर, इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वो वी एक्स के बराबर है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स वो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के बराबर है, इस तरह। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी बराबर है वी साइन थीटा के। अब क्या हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है? अब देखो आपके पास ये एक ही ट्राइंगल है ये वाला, और इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा को सॉल्व करता हूँ तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये जो साइड पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ हमें नहीं पता कि कितनी। तो मुझे इस ट्राइंगल में सिर्फ बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है जो कि कॉस थीटा बनाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मैं साइन थीटा से इसको सॉल्व नहीं सर कर सकता। ये बीपी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है या पार्टिकल है? नहीं, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको सिर्फ v से शो किया हमने, ये रहा। पार्टिकल की वेलोसिटी को सिर्फ v से शो किया, v इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, जबकि इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा को सॉल्व नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गिवन पैरामीटर्स के मुताबिक मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और वहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो आंसर आता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस थीटा की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी इस ट्राइंगल से, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x नॉट, हम वो पुट कर देंगे, या r, मर्जी है आपकी। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप चाहो तो x अपॉन r लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो x अपॉन x नॉट लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप x अपॉन r भी लिख सकते हो, x अपॉन x नॉट भी लिख सकते हो। ओके, तो जहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर cos थीटा की जगह आ जाएगा x अपॉन r, इस तरह से। तो x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, r का स्क्वायर लेंगे r स्क्वायर। मुझे नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट के बाहर भी एक r है और स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में भी एक r है, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ 1 था तो 1 के साथ आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर खुद एक्स स्क्वायर है तो ऐसे रहेगा, एलसीएम लेना, ठीक है। अब ऊपर क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, दो अलग अलग टर्म्स हैं तो इस पर आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन नीचे क्योंकि एक ही फैक्टर है आर स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट लेने पर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये वाला आर और ये वाला आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप चाहें तो आर की जगह एक्स नॉट पुट कर सकते हैं और आपकी एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बात बताओ, इस इक्वेशन के मुताबिक वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है, मतलब मेन पोजीशन
और एक्सट्रीम पोजीशन, ये दो पोजीशन है हमारे पास। मुझे बताओ वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम? सर मीन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे मिनिमम होगी। इस इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हो? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। सर क्या नाम है, मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सर वो सिर्फ जीरो पुट कर देंगे, मैक्सिमम पे x नॉट वैल्यू पुट करेंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया जबरदस्त। अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन पर एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो ये रह जाएगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ ओमेगा एक्स नॉट या ओमेगा आर रह जाएगा जो कि फुल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी इज जीरो। तो वहां पर एक रीजन क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव जीरो एक्सेलरेशन बट मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन? ये मैंने आपके पेपर में भी डाला था क्वेश्चन। इसका आंसर सिंपल सा है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो एट मीन पोजीशन बट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है ना? मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होती है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है। क्लियर है? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। सिंपल पेंडुलम। ओके, देखो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम असल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आसान सा है। सिंपल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ों को होना जरूरी है। एक बात आप जहन में बिठा लो कि सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। असल में सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं करता। हम प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल लैब में जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिसका वो जो थ्रेड से एक बॉब बांधा हुआ होता है हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है, द नियरेस्ट थिंग टू सिंपल पेंडुलम है, लेकिन वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, परफेक्ट सिंपल पेंडुलम नहीं है। परफेक्ट सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सी जिस पर लिखा हुआ है ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, और इससे आपने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किया हुआ है जिससे आपने एक ऑब्जेक्ट को या एक मास को हैंग किया। अब सिंपल पेंडुलम की कुछ कंडीशंस ये हैं कि जिस पॉइंट से आपने, जिस सरफेस से या जिस सपोर्ट से आपने स्ट्रिंग को सस्पेंड किया हुआ है ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर जो स्ट्रिंग आपने इस्तेमाल किया है ये स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इसको आप बेंड कर सकते हैं, इसको आप लपेट सकते हैं, लेकिन जब आप इसको खींचें तो इसके लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं। आप मजबूत से मजबूत रस्सी ले लें और नाजुक से नाजुक रस्सी ले लें, जब आप उसको खींचते हैं तो उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम की ये कंडीशन है कि उसकी लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम इनएक्सटेंसिबल का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? ओके, फिर हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो ये लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग का मतलब है कि इसका अपना कोई मास ही नहीं है, यानी पेंडुलम में जितना भी मास कंसिडर किया जाता है वो सारे का सारा इस बॉब का होता है, इस चीज का मास कंसिडर करते हैं। इस थ्रेड का अपना कोई मास कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। तो एक सिंपल पेंडुलम को डिफाइन अगर आपने करना है तो वो तो सिंपल है कि अगर आप कहीं से एक रिजिड सपोर्ट ले आए जो कि फ्रिक्शनलेस हो, उससे एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को कनेक्ट करें और उसके दूसरे एंड पर एक हैवी मास आप हैंग कर दें, तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाएगा सिंपल पेंडुलम। अब देखो, अब अगर इसका मास है m तो इसके मास m की वजह से इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब भी आप किसी स्ट्रिंग में किसी एक साइड पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको आप टेंशन कहते हैं। द फोर्स लाइंग इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। इसका मतलब जैसे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू करेगा इस स्ट्रिंग में भी एक फोर्स अपीयर हो जाएगी जो कि टेंशन है, और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो इस वक्त ये पेंडुलम मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है, स्टेशनरी। तो फिक्स पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ द बॉब तक की जो लेंथ है, यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंपल पेंडुलम को जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने कहा कि अ पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट, एक आइडियल चीज, बाय मींस ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक और आइडियल चीज, इज कॉल्ड या इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। अब हमें देखना है या प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या परफॉर्म करता है। इसका मतलब
यहाँ पर भी हमें एक ही काम करना है, वो है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी a इज प्रोपोर्शनल टू -x प्रूव करना। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है और ये यहाँ से फिक्स्ड हुआ हुआ है, तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया C, और ये इस वक्त इसी स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में, लेकिन अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करवाना है तो डिस्प्लेस करवाने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने ये फोर्स अप्लाई करी और इस फोर्स के अप्लाई करने पर ये पेंडुलम यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं इस फोर्स को जो मैंने अप्लाई करी थी, जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो ये यहाँ रुका नहीं रहेगा। उसके साथ साथ जब मैंने इसको स्ट्रेच किया या इसको मैंने एक्सटेंड किया लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, तो आप देखें इसका वेट तो हर वक्त एक्ट कर रहा था, और इसके वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही थी। जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इस पेंडुलम ने वर्टिकल से एक खास एंगल बनाया और वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी आई, ये आ गई। अब मैंने मोशन को समझने के लिए, कंसिडर करने के लिए ना, यहाँ पर इस तरह से एक्सिस ड्रॉ किया। आप समझ लो कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, सिर्फ समझने के लिए बनाया। तो आप देखें जो टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वो तो वाई एक्सिस पर आ रही है, लेकिन जो वेट है वो अगेन ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, बल्कि एक्स और वाई के बीच में कहीं आ रही है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको भी समझना है या देखना है तो मुझे इस वेट को भी इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से। ये जो कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये इस एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए मैंने इसको कह दिया डब्ल्यू एक्स। आप चाहें तो इसको डब्ल्यू परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या पैरेलल कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग की मदद से देख के कहेंगे तो आप इसको डब्ल्यू परपेंडिकुलर कहेंगे, एक्सिस के रिस्पेक्ट से देख के कहेंगे तो आप डब्ल्यू पैरेलल कहेंगे, लेकिन फिर वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा कि आप इसको पैरेलल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसको मैंने कह दिया डब्ल्यू वाई। ये गलत लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू वाई आएगा यहाँ पर, ये मैंने एक्स को पीछे लिख दिया, डब्ल्यू वाई आएगा। ओके, अब अगर मैं चीज़ों को देखूं तो आप देखें ये जो डब्ल्यू एक्स है जो कि डब्ल्यू साइन थीटा है, ये बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर मैं वाई एक्सिस पर देखता हूँ तो वाई एक्सिस पर एक अपवर्ड फोर्स है जो कि टेंशन है, एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि डब्ल्यू कॉस थीटा है। अच्छा, साइन और कॉस कैसे है ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग को शायद कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और ये 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस है। ये गिवन एंगल है, इसके बराबर में बेस होनी चाहिए और एंगल के सामने परपेंडिकुलर। और ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर पर साइन आता है और बेस पर कॉस आता है। तो एंगल के बराबर में बेस है तो ये बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ये बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, अब ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है टेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो नीचे की तरफ फोर्स है डब्ल्यू कॉस थीटा को शो कर रही है। लेकिन जब मैंने अप्लाइड फोर्स हटाई थी तो ना तो ये पेंडुलम इस तरफ मूव करता हुआ गया था ऊपर की तरफ, ना ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ गया था। इसका मतलब ना तो डब्ल्यू एक्स एक्ट कर रहा है ना टी एक्ट कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये इक्वल। ठीक है, इस तरह से वेट के दो कंपोनेंट आ गए और जो डब्ल्यू कॉस थीटा है वो टेंशन के बराबर है, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब वेट को रिजॉल्व करने से पहले बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, टेंशन और वेट। रिजॉल्व करने के बाद वेट तो खत्म हो गया, तीन फोर्सेस आ गई, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा और टेंशन टी। टेंशन टी और डब्ल्यू कॉस थीटा ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया या बैलेंस कर दिया, तो उसका मतलब नेट फोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स रह गई और वो है डब्ल्यू साइन थीटा। इसका मतलब द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, यानी ये वाहिद फोर्स है जो इस बॉडी को, इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ पुश कर रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वो माइनस डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव साइन इस वजह से है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर है? तो बात समझ आ गई नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रही है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वही न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा
और यहाँ पर भी m से m कैंसिल होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, ठीक है नी? तो a इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन आ गई, और इसमें अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मौजूद है और साइन ऑफ थीटा मौजूद है। इसका मतलब एक्सेलरेशन साइन ऑफ थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मैं इसको जितनी ज्यादा दूर से रिलीज करूंगा, ये उतनी तेजी से नीचे आएगा, इसका ये मतलब है। ओके, लेकिन मसला ये है कि हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी o से लेकर a तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने x कंसीडर किया हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने x कंसीडर किया हुआ है, और हमें यही चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक अजम्पशन है, ये जो एंगल है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत छोटा सा है, यानी हमने बहुत छोटे एंगल पर पेंडुलम को डिस्प्लेस किया था। और ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है, या ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा और थीटा दोनों को इक्वल रख सकते हो। यानी अगर एंगल की वैल्यू बहुत कम है तो आप साइन थीटा की जगह थीटा को रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा क्योंकि थीटा के बराबर है, या साइन थीटा x अपॉन एल के बराबर है। अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसिकली परपेंडिकुलर है ना, थीटा के सामने बनेगा तो ये यहाँ से ओ से लेकर ए तक ये परपेंडिकुलर है यानी x, और यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 के सामने जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये हाइपोटेनियस है। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह x और हाइपोटेनियस की जगह l लगा सकता हूँ। इसका मतलब इसी इक्वेशन में जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह x अपन l आ जाएगा इस तरह से। तो साइन थीटा की जगह पे आ गया x अपॉन l, और g और l क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया। और फिर वही वाला काम जो आपने पहले प्रोजेक्शन वाले केस में किया था कि कांस्टेंट की जगह, मतलब g अपॉन l की जगह आपने कांस्टेंट लिखा और कांस्टेंट और इक्वल को हटाकर आपने उसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। किसी का कोई सवाल है? सर कांस्टेंट से पहले क्या किया है वो दोबारा बता देंगे? देखिए हमने ये वाली बात समझ में आई आपको कि साइन थीटा की जगह x अपॉन l कैसे आया? जी सर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है हमने साइन थीटा को रिप्लेस किया है x अपॉन l से। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी जी एक्स अपॉन एल, जी एक्स अपॉन एल। तो g और l दोनों कांस्टेंट थे, उनको हमने एक साथ लिख दिया और x अलग हो गया। अब g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ पेंडुलम है जो कि बाय डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट है। जब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। और इक्वल और कांस्टेंट जब हटते हैं तो इनकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, तो हमारा रिलेशन प्रूव हो जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। क्लियर? सर ये ए थीटा छोटा कैसे है, मतलब नहीं जितने छोटा ज्यादा कैसे आप नहीं उसको है, दे देंगे? नहीं समझो भाई, हमने ये हमने डेरिवेशन के लिए अजम्पशन रखी हुई है। मैंने कहा ना ये परफेक्ट केस नहीं है। जो काम आप प्रैक्टिकल में करते हो अगर आप वही काम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फिर तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन भी कंसिडर करनी पड़ेगी और बहुत सारी लिमिटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने सिर्फ डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए कंडीशन लगाई है कि थीटा जो है वो एक्स वो साइन थीटा के बराबर है। अगर आप इसको वैसे नहीं करना चाहते तो वो जो आपने सर्कुलर मोशन के पोर्शन में काम किया है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, आप इसको उससे भी कर लो। तो एक्स जो है वो एस की जगह पे आ जाएगा, आर्क लेंथ एक्स हो जाएगा, आर की जगह पर लेंथ ऑफ पेंडुलम आ जाएगा एल, और फिर थीटा। इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा, वहां से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, सर। ओके आगे चले। जी सर। ओके, अब देखो सिंपल पेंडुलम तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन हमें इसका टाइम पीरियड और भी कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड तो हमने डिफाइन किया हुआ है, द टाइम पीरियड बाय पेंडुलम इज कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसका हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है ना वो है 2 पाई अपॉन ओमेगा। शायद आप में से काफी लोगों को याद भी हो कि टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सर्कुलर मोशन के चैप्टर में पढ़ा है ये, ठीक है? याद है फॉर्मूला या नहीं याद? याद है, याद है। जी सर याद है। ओके, मसला ये है कि मुझे ओमेगा मालूम करना। तो अब देखिए हमने प्रोजेक्शन वाले केस में फॉर्मूला ड्राइव किया था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और पेंडुलम के केस में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है a इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल एक्स।
दोनों ही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आप देखें बाय कंपेयरिंग, ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल एक्स, ऐसे ही। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इक्वेशन रह जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल या ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल। यानी सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट जी अपॉन एल। यही काम आप स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं, और वहां पर जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन आती है के अपॉन एम। ठीक है, तो ये याद रखें, अपने पास कहीं लिख लें, नोट कर लें। इस सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट जी अपॉन एल, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, ओके। तो अब ओमेगा की वैल्यू आ गई है, इसको आप सिर्फ यहाँ पर पुट करेंगे टी ओमेगा की जगह पे, तो बनेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी अपॉन एल, और एल नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम, सर ये ओमेगा की वैल्यू दोबारा बता दें। ओमेगा की वैल्यू इसके लिए या स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए? स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। स्प्रिंग मास सिस्टम में देखो तरीका देखो, ओमेगा में ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और नीचे है लेंथ। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो कांस्टेंट है वो है के, और जो चेंजिंग पैरामीटर है वो है मास, तो उसके लिए बन जाता है के अपॉन एम। ठीक है सर। ठीक है, तो पेंडुलम के लिए ठीक। अंडर रूट जी अपॉन एल, और स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अंडर रूट के अपॉन एम। ओके, तो यहाँ पर जब आपने पुट किया तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप कुछ कंक्लूजन देते हैं तो कंक्लूजन ये होंगे कि जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, हम वाइवा में ही पूछते हैं और आप में से अक्सर लोग गलत जवाब दे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ मुझे टाइम पीरियड, अगर एक पेंडुलम की लेंथ है एल और टाइम पीरियड है टी, मुझे इस टाइम पीरियड को डबल करना है, तो लेंथ कितनी बढ़ाऊं बताओ? फोर टाइम्स। 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा। लेकिन अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो टाइम पीरियड डबल नहीं होगा, टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स यानी 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका ख्याल रखना है। तो टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, पता है मैं रिलेशन। तो टी की जगह आपने टी की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और जी नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है फ्रीक्वेंसी तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, देखो यहाँ पर एसएचएम को हमें एनर्जी वेरीफाई करनी है, या हमें ये देखना है कि जो एसएचएम अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट करती है तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती। और कंजर्व एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन चेक करने का एक ही तरीका होता है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे वो आपको फ्री फॉलिंग बोर्ड का केस अगर याद हो कि आपने पहले खास हाइट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों को ऐड किया, फिर आपने उसकी जर्नी के बीच में किसी रैंडम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसको ऐड किया, और फिर वो बॉडी जब बिल्कुल जमीन पर गिर गई तब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उसको ऐड किया, और तीनों जगह पर उसका आंसर सेम आया था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेजर करने का यही एक तरीका है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। सम लेने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम आता है तो इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व, और नहीं आता तो इसका मतलब एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये वही फिगर है जो हमने पहले की थी। तो यहाँ पर भी अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सिंपल क्या होगा कि मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करना होगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये एनर्जी के चैप्टर में हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर में, वर्क पावर एनर्जी में, कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन को ही कहते हैं। इट इज द स्टोर्ड एनर्जी। याद नहीं वाली बात हमें? यस। ओके, तो अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सीक्वेंस कुछ इस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क डन की, और वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। आप देखिए अगर मैं कम स्ट्रेच करता हूँ तो कम फोर्स लगती है, ज़्यादा स्ट्रेच करता हूँ ज़्यादा फोर्स लगती है, और ज़्यादा स्ट्रेच करता हूँ और ज़्यादा फोर्स लगती है। तो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एवरेज फोर्स का सहारा लें। यानी हम ऐसा कर लेंगे कि पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे मीन पोजीशन पे, फिर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर हम दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एक एवरेज फोर्स आ जाएगी। तो हमने कहा कि अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इक्वल्स टू kx, और अगर x 0 है तो F भी 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगी। और यही काम अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, x नॉट के बराबर होता है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इक्वल्स टू kx नॉट। तो एक फोर्स आपके पास आ गई मीन पोजीशन पे जो कि 0 के बराबर है, और एक फोर्स आपके पास आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पे जो कि kx नॉट के बराबर है। एवरेज लेने का तरीका सिंपल है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो फोर्सेज हैं तो आपने दोनों को सम कर दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया, यानी सम ऑफ फोर्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, तो 0 प्लस kx अपॉन 2। तो हमारे पास फोर्स आ गई F एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 kx नॉट। ये सिर्फ फोर्स आई है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पर आ गया, इसी इक्वेशन में छोड़ दो, फोर्स की जगह पर आ गया हाफ kx नॉट यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ गया x नॉट, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट ली थी मीन और एक्सट्रीम तक की, जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ kx नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है हाफ kx नॉट स्क्वायर, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आई है, क्योंकि जब आपने बॉडी को यहाँ डिस्प्लेस किया हुआ था, ये उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पर निकालनी होती तो आप देखें फॉर्मूले में ना तो 1/2 चेंज होता, कांस्टेंट है, ना k चेंज होता, कांस्टेंट है, सिर्फ x पर फर्क पड़ता। तो अगर मैं डिस्टेंस x रखता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी भी x पे कैलकुलेट होगी। यानी किसी इंस्टेंट पर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप x रखेंगे, लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे कैलकुलेट करना है तो फिर आप x नॉट रखेंगे। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मास कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं पता। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है अभी प्रोजेक्शन वाले केस में, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला जो वहाँ लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये किया है कि जो आपको ओमेगा की वैल्यू अभी भी बताई थी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m, बस वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है v की जगह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है वेलोसिटी का कहाँ से आया? जी सर। Yes, sir. ओके, अब सिर्फ इन्हें हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करना है। k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m की जगह m रहेगा, v की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाफ m वैसे ही रहा, v की जगह मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आ गई, और इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेंगे तो क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर से ये वाला रूट भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला रूट भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन होगी के ई इक्वल्स टू हाफ m इंटू के अपॉन m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और m से m कैंसिल होने पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूले क्लियर है हमें? अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। जब आपने सॉल्व किया तो आप देखेंगे हाफ के पहले एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा। है तो दिखा दें सर, जी लास्ट स्लाइड है तो दिखा, लास्ट स्लाइड अपनी दिखा दें, लास्ट। दिखा सर ये F इज इक्वल टू kx नॉट वाला दोबारा बता दें, ये कैसे लाएंगे आप? क्या एफ इक्वल्स टू क्या? F इज इक्वल टू kx नॉट वाला। ये वाला शुरू में यस सर। देखो, मैंने कहा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मसला ये है कि यहाँ पर हर पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल फोर्स है।
जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है उतनी ज़्यादा फोर्स, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट है उतनी कम फोर्स। तो इस वेरिएबल फोर्स से जान छुड़ाने के लिए हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर ली, एक मीन पोजीशन पे फोर्स निकाली, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स निकाली इस पॉइंट पर, और फिर दोनों का एवरेज ले लिया। तो मीन पोजीशन पर x 0 के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो F इक्वल्स टू kx में आप x की जगह 0 पुट करें, F का आंसर भी 0 आएगा। सर F इक्वल टू kx कहाँ से आया? यार यहाँ जो फोर्स है वो तो हुक्स लॉ से कैलकुलेट होगी ना, स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो हुक्स लॉ से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ठीक है। सर हमारे पास जो ये आपने क्लास में कराया था ये काम, तो आपने उसके अंदर में एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट मीन पोजीशन और हाँ मैंने एट कराया एनी था, मैं इंस्टेंट बता रहा आपने हूँ, तीनों अलग अलग। मैं बता रहा हूँ, सब्र तो रखा करो फरहान। ये स्लाइड चेंज कर दी या नहीं? कर दे सर। ओके सर कर दें, सर कर दें। देखो, जब मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने पुट की है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है ये भी किसी भी इंस्टेंट पर। तो यहाँ पर जब मैं किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आप देखें ये ब्रैकेट सॉल्व होकर के एक्स नॉट स्क्वायर से रह जाएगा, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट। लेकिन अगर मैं किसी खास पॉइंट पर जाऊँ, जैसे फैजान वाली बात है, तुम ट्वीट कर रहे हैं कि अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूँ तो आप देंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की ये इक्वेशन है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक्सट्रीम पोजीशन पर ऐड करता हूँ तो आपका आंसर यही आएगा जो कि टोटल एनर्जी का आ रहा है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मीन पर भी ऐसे ही होगा, यानी एट एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, सम करते हैं तो टोटल एनर्जी आती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बट एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जाती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, टोटल एनर्जी फिर यही है। एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और काइनेटिक 0 हो जाती है, आप ऐड करें आपकी टोटल एनर्जी फिर यही आएगी। इसका मतलब एट एनी इंस्टेंट एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा करता हूँ।